जैसा आपको पता है कि ये BRSCRT के जो क्लास 3 की EVS बुक है पर्यावरण और हम, उसका पार्ट 14 है, पार्ट 14 है पानी। और इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं पानी के कंजर्वेशन पर, पानी के उसके वितरण पर, उसके संरक्षण पर, और बिहार में पानी के स्रोत और पानी के जो वितरण है उस पर सवाल आ सकते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ना होगा हमें पानी से क्वेश्चन आ सकते हैं। जब पानी टॉपिक में दिया है तो पानी से ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे, तो इसे हमें ध्यान रखना होगा। पानी बरसा भर गए ताल, पानी बरसा भर गए ताल, तालों में खुश मेढक लाल, बादल आए करते शोर, नाच उठे बागों में मोर। टर्टू टर्टू की आवाज़ छेड़ रहे हैं मेढक साज, बच्चों को जो आया ताव, तैराई कागज की नाव, निकल पड़ी छातों की रेल, बाजारों में ठेलम ठेल, मोटू मल का खोया ध्यान, फिसले गिरे हुए हैरान, हमसे एक हो गई भूल, पानी में दौड़े स्कूल, टीचर ने दी छुट्टी बोल, हम घर आए होकर गोल। ये कविता दिया गया है। तो ये पानी के महत्व को बताया जा रहा है, पानी का क्या इम्पोर्टेंस है, और ये पानी के रखने के लिए बर्तन, और पानी की धारता की बात हो रही है। आपको अलग अलग कामों के लिए दिन भर पानी की आवश्यकता होती है। नीचे उन कामों की सूची दी गई, इनमें से सबसे ज़्यादा पानी किस में लगता है उसे पहले लिखिए, उसके बाद उससे कम पानी वाले काम को लिखिए। इस प्रकार सबसे कम पानी वाले को सबसे बाद में लिखिए। और नहाने, पीने, कपड़े धोने, घर धोने में, आटा गूंथने में, खेत में पानी देने में, इसमें सबसे ज़्यादा पानी कहाँ लगता है, इसके आपको बच्चों को लिस्ट बनानी है। जैसे कि हमने कहा आपको कि नीचे दिए चित्र को ध्यान से देखिए, चर्चा कीजिए पानी के कंजर्वेशन पे, पानी के संरक्षण पे, और हमें शुद्ध और पेयजल पीने के लिए ये चापाकल, ये कौन सा बेस्ट मार्ग हो सकता है इसके लिए, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कहा कि हमने वाटर कंजर्वेशन पे बात होगी तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। जल संरक्षण पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा हो सकती है, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमें इसके बारे में ज़रूर जानकारी इकट्ठी कर लेनी होगी। ऋचा और राधा दोनों सहेली है। ऋचा बिहार में रहती है और राधा राजस्थान में। एक बार गर्मी की छुट्टी में ऋचा राधा के घर आई। ऋचा ने देखा कि राधा के गांव के लोग पीने का पानी बहुत दूर से लाते हैं। ऋचा ने राधा के घर के आंगन में एक बड़ा सा गड्ढा, जिसे टैंक भी देखा। इस पर ऋचा को बहुत अचरज हुआ। उसने राधा से पूछा कि तुम्हारे घर में गड्ढा क्यों बना हुआ है। राधा ने कहा, इस गड्ढे में हम बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं, फिर इसका विभिन्न कामों में उपयोग करते हैं। ऋचा ने कहा, हमारे यहाँ भी गर्मियों में पीने के पानी की कमी हो जाती है, हम लोगों को भी पानी बचाने के लिए कुछ ऐसा ही करना चाहिए। तो पानी कंजर्वेशन पे हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे पिक्चर में दिखाया है कि जो एनिमल्स है उसको धोया जा रहा है, उसका पानी जो है पेड़ पौधों में जा रहा है। तो इस तरह हमें पानी का कई यूज में उपयोग करना चाहिए। क्या पानी का दोबारा उपयोग करने का और कोई तरीका भी हो सकता है, सोचकर बताइए, और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे नल जो है खोल कर छोड़ा गया है तो हमें नल खोल कर नहीं छोड़ना चाहिए उसे। अगर आपको कोई नल खुला हुआ दिखे तो आपको बंद करना है, पानी को कंजर्व करना है। पानी से ढेर सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको ग्राउंड वाटर लेवल के बारे में क्वेश्चन हो सकता है। और ये चैप्टर समाप्त हुआ, बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। हमारा अगला चैप्टर है दानापुर से गौरा तक। यश और आयुष अपने माता पिता के साथ दानापुर में रहते हैं। उन्होंने गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव गौरा जाने का कार्यक्रम बनाया। यह गांव लखीसराय जिले में है। तो एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि गौरा गांव किस जिले में है, तो गौरा लखीसराय जिले में है। सुबह के 5:30 बजे ही उनके घर पर ऑटो रिक्शा वाला आ गया। सभी लोग उस पर सवार होकर पटना जंक्शन आए। 7 बजे तूफान एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर लग गई। वे उस पर सवार हो गए। सुबह लगभग 9:30 बजे गाड़ी लखीसराय पहुंची। तो इससे भी क्वेश्चन आता है कितने बजे गाड़ी खुलती है, कितने बजे पहुंचती है, तो उसमें लगने उसे कितना समय लगा, तो टाइम वाला रीजनिंग में क्वेश्चन आता है। वहाँ से उनके गाँव की ओर रेलवे लाइन थी। लोग लखीसराय उतरे और गांव जाने वाली बस पर चढ़े। बस में बहुत भीड़ थी। बस स्टैंड पर यश के चाचा चाची उन्हें लेने आए हुए थे। सभी लोग टमटम पर सवार होकर घर तक पहुंचे। दादा दादी को देखते ही बच्चे उनसे लिपट गए। आयुष ने कहा, आज हम लोगों को बहुत मज़ा आया।
सवेरे से हम लोग कई तरह के वाहनों पर चढ़े, कभी ऑटो पर तो कभी रेल पर, फिर बस में, फिर टमटम पर। यश ने कहा, चलती हुई रेलगाड़ी के पीछे की ओर भागते पेड़ पौधे और घरों को देखना बहुत अच्छा लग रहा था। आयुष ने कहा, मुझे तो सबसे ज़्यादा टमटम पर मज़ा टमटम पर आया। घोड़े की टप टप और टमटम वाले की बोली दोनों अच्छी लग रही थी। तो ये याद वाहन मतलब परिवहन के साधन क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह कहाँ और किस तरह के साधन मिलेंगे। और यातायात के साधन, तो यातायात क्यों ज़रूरी है। तो यश और आयुष अपनी फुफरी बहन खुशी और दादा दादी के साथ शाम को घूमने निकले। दादी ने कहा, गांव पहले की तुलना में बहुत बदल गया है, यहाँ भी शहरों की तरह लोगों की भीड़ भाड़ बढ़ गई है। दादा बोले, सड़क के बनने से गांव में काफ़ी सुविधा हो गई है, प्याज के लिए ज़्यादा बड़ा बाजार हो गया है। देखो कितने सारे ये कितने सारे वाहन प्याज की ढुलाई में लगे हुए हैं। सभी लोग उस तरफ देखने लगे। ठेले, बैलगाड़ी, ट्रक एवं ट्रैक्टर लगे हुए थे जिन पर प्याज की बोरियां लादी जा रही थी। यानी सड़क पर के बढ़ने से व्यापार में बढ़ोतरी होती है। खुशी ने कहा, इतना सामान ढोने के लिए वाहन को बहुत ताकत की जरूरत होती होगी, आखिर वाहन में ताकत आती कहाँ से। आयुष बोला, कुछ वाहन पशुओं की ताकत से चलते हैं, जबकि कुछ डीजल या पेट्रोल ईंधन वाले ईंधन से। कुछ वाहनों को आदमी अपने से भी खींचता है। बातों बातों में यश ने कहा कि वाहन के अनुसार उनके पहिए का आकार और बनावट भी अलग अलग होती है। खुशी बोली, कुछ वाहन के पहिए रबड़ के बने होते हैं तो कुछ वाहन के पहिए लकड़ी के। रेलगाड़ी का पहिया तो लोहे का बना होता है। तो ये गाड़ी के टाइप्स ये भी पूछे, इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आयुष ने कहा, विभिन्न प्रकार के वाहनों में पहियों की संख्या अलग अलग होती है। अंधेरा गिरने लगा था, सभी लोग घर की ओर लौटने लगे। तभी यश ने पूछा, दादाजी पहिया इतनी आसानी से घूमता कैसे है। दादा बोले, इसे समझने के लिए चलो घर पर कुछ करते हैं। उन्होंने बच्चों को टेबल पर रखी किताब को सरकाने के लिए कहा, फिर बोले, अब किताब के नीचे 2 पेंसिल डालकर किताब को सरकाओ। सभी बच्चे ऐसा करने लगे। आप भी करके देखें। और समझे कि किताब आसानी से सरक रही है या नहीं। आयुष ने कहा, मैं समझ गया, पेंसिल गोल है इसलिए किताब आसानी से सरक रही है। अब मैं भी गोल गोल पहिए वाली अपनी गाड़ी बनाता हूँ। ये पहिए और परिवहन यातायात के साधन के बारे में। और बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। हमारा अगला चैप्टर है चिट्ठी का सफ़र। देखो, एक डाकिया आया, साथ में अपना थैला लाया, खाकी टोपी खाकी वर्दी, आकर उसने चिट्ठी दे दी। संदेशा शादी का आया, उसने हम सबको है बुलाया, सब शादी में जाएंगे, खूब मिठाई खाएंगे। तो ये चिट्ठी का संदेशा, चिट्ठी का सफ़र। क्या आपको पता है चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है। आइए एक ऐसी ही चिट्ठी के सफ़र के बारे में जानते हैं जिसे शबनम ने अपनी दोस्त सपना को लिखी। चिट्ठी का सफ़र। मैं हूँ एक चिट्ठी जिसने शबनम ने सपना को लिखकर उसने मुझे पेटी में डाला। डाकिये ने मुझे निकाल कर एक बड़े से थैले में डाला। मैं हो गई डाकिये की साइकिल पर सवार और पहुंची डाकघर। वहाँ मुझे थैले से निकाला और मुझे पर एक जोर का थप्पड़ लगाया। थप्पा था आरा का, और यहाँ से शुरू हुआ मेरा सफ़र। थप्पे के बाद पहुंची मैं दूसरे थैले में। इसमें अनेक चिट्ठियाँ थी, ये सब पटना जा रही थी। डाकघर की लाल गाड़ी से मैं रेलवे स्टेशन पहुंची, वहाँ से मैं पटना जाने वाली रेलगाड़ी पर चढ़ी। ये चिट्ठी है। और 2 घंटे बाद मैं पटना पहुंची। वहाँ के डाकघर में
पत्र पर लिखे पते के अनुसार फिर से मेरी छटाई और फिर ठप्पा लगा। उसके बाद डाकिये ने मुझे सपना के घर पहुंचा दिया। तो ये था चिट्ठी का सफ़र। क्या आपने कभी चिट्ठी लिखी है सपना में? अपने दोस्त सपना को लिखी एक चिट्ठी आप भी अपनी कक्षा में किसी दोस्त को लिखिए। और हाँ, चिट्ठी के ऊपर अपने दोस्त का नाम ज़रूर लिखिएगा। सबने चिट्ठी तो लिख ली, पर डालेंगे किसमें? कूट का एक डिब्बा लीजिए, डिब्बे को लाल रंग से रंग दीजिए या उसे लाल कागज़ चिपका दीजिए और डिब्बे के ढक्कन को कैंची से इतना काटिए कि चिट्ठी उसमें चली जाए। लो, हो गई तैयार पत्र पेटी। आप सभी एक एक करके अपनी लिखी चिट्ठियाँ इस पत्र पेटी में डाल दीजिए। अब एक बच्चा डाकिया बनकर पत्र पेटी से सभी चिट्ठियों को निकाले और बच्चों को उनकी चिट्ठियाँ बांट दे। तो ये एक चिट्ठी का सफ़र के बारे में बच्चों को संदेशा देने के लिए। चिट्ठियों के अलावा हम लोग तार, मोबाइल फ़ोन, ईमेल से भी संदेश से भेजने लगे। इन संसाधनों से संदेश बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो ये चैप्टर भी समाप्त हुआ, चिट्ठी का सफ़र। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। हमारा अगला चैप्टर है कपड़े तरह तरह के। दानिश और उसकी बहन सिया दोनों दर्जी की दुकान पर कपड़े सिलवाने गए। दानिश ने दर्जी से कहा, मुझे कुर्ता पैजामा सिलवाना है, और सिया ने कहा, मुझे सलवार कमीज। फिर दर्जी ने उन दोनों की नाप ली और उनसे कहा कि एक सप्ताह बाद सिले हुए कपड़े ले जाना। घर जाते समय सिया ने दानिश से कहा कि दर्जी की दुकान पर कितने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कपड़े टंगे हुए थे। दानिश ने कहा, हाँ, बहुत सुंदर थे। सिया कहती है कि हम सभी लोग कितने अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। कपड़े से क्या फ़ायदे होते हैं? कपड़े हमें गर्मी से, ठंड से, बरसात से और धूल मिट्टी से बचाते हैं। गर्मी में हम सूती कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। सूती कपड़े हवादार होते हैं जिससे हमारा शरीर ठंडा रहता है। सर्दी में ऊनी कपड़े हमारे शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते, इसलिए हमें अनकंफर्टेबल महसूस होता है, और गर्मी में सूती कपड़े हमें कंफर्टेबल फील कराते हैं। कच्चे पक्के रंग। नम्रता की माँ बाजार से उसके लिए रंग बिरंगे कपड़े ले आई। जब नम्रता ने कपड़े पहने तो उसके शरीर पर कपड़ों का रंग लग गया। नम्रता ने माँ से पूछा, माँ, मेरे शरीर पर ये रंग क्यों लग गया? नम्रता की माँ ने कहा, जो कच्चे रंग होते हैं पानी लगने से उनके रंग निकल आते हैं। नम्रता बोली, तो क्या पक्के रंग भी होते हैं? माँ कहती है, हाँ, जो रंग धोने से नहीं हटते वे पक्के रंग होते हैं। और इस तरह इस चैप्टर समाप्त हुआ। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर है तेरी मेरी उछल कूद। कबड्डी 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 कबड्डी, आ जाओ हमारे पास आओ। सामने वाले समूह से आवाज आई, कबड्डी कबड्डी, आउट आउट आउट। पाले के एक तरफ खड़ा समूह जोर से चिल्लाया, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, छू लो मोनो, उसे आउट कर दो। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, पकड़े जाने पर ना पकड़ो न जाने पाए, अरे पकड़ो उसे मत जाने दो। कबड्डी कबड्डी, राजू इधर आ जा, इधर से पकड़ो ना, अरे मोनू ने छोटू को छू लिया, पकड़ लो उसे मत जाने दो। कबड्डी कबड्डी, मोनू जल्दी दौड़, वापिस आ जा जल्दी, आउट 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 आउट। ओहो छोटू तुम आउट हो गए, छोटू आउट 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 आउट। सभी जोर से चिल्लाने लगे। अरे कितनी ज़ोर ज़ोर से आउट आउट की आवाज़ें आ रही हैं। ये सभी बच्चे तो कबड्डी का खेल खेल रहे हैं। कितना मज़ा आता है इस कबड्डी के खेल में, है ना? खींचतानी, जोर झपट्टा और चीखना चिल्लाना, मिट्टी में घिसट जाना, सांस भरकर कबड्डी कबड्डी बोलना, इधर उधर भागना दौड़ना, अपने आप को बचाते हुए दूसरे के पाले के लोगों को छूने की कोशिश करना, है ना मज़ेदार? अरे कबड्डी और इस तरह कबड्डी वाला चैप्टर भी समाप्त हो। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। हमारा अगला चैप्टर है कोशिश करके देख ले।
यह आँख मिचौली खेल है। आप भी यह खेल अक्सर खेलते ही होंगे। कितना मज़ा आता है पट्टी बंधे साथी को छेड़ने में। वह इधर जाता है उधर जाता है, पकड़ नहीं पाता। जब आपकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है तो पसीना छूट जाता है। जिनकी आंख पर पट्टी बंधी होती है उससे बाकी साथी आवाज़ देकर इधर उधर भगाने की कोशिश करते हैं। बहुत बार पट्टी वाला साथी गिरते गिरते बचता है। इस तरह इस खेल में बहुत मज़ा आता है। आप सबने यही खेल कई बार खेला होगा। तो यहाँ दुनिया भर में बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो देख नहीं पाते, लेकिन वे छूकर व महसूस करके वे सभी कार्य कर लेते हैं। कोई उन्हें ज़बरदस्ती सहारा दे तो वे नाराज़ हो जाते हैं। जब कभी उन्हें मदद की ज़रूरत होती है तो वे मांग लेते हैं। ऐसे व्यक्ति सभी तरह का कार्य कर लेते हैं जो कोई भी व्यक्ति कर लेता है, और आज उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। यही नहीं, ऐसे व्यक्ति पढ़ लिखकर आज कई तरह के कार्य कर रहे हैं। इसी तरह एक कहानी है लुई ब्रेल की। जो लोग देख नहीं पाते वह चीज़ों की पहचान आवाज़, गंध एवं छू कर करते हैं। उनकी ये क्षमताएं अभ्यास से बहुत पैनी हो जाती हैं। वे बहुत कुछ महसूस कर पाते हैं। उनके पढ़ने के लिए एक विशेष प्रकार की लिपि है। इसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। ब्रेल लिपि से पढ़ने एवं लिखने के लिए अक्षरों को उभार कर बिंदु के रूप में लिखा जाता है। जैसे आप पा रहे हैं पिक्चर में। ब्रेल लिपि की खोज करने वाले लुई ब्रेल भी आंखों से नहीं देख पाते थे। चोट लगने से बचपन में उनकी आंखें खराब हो गई थी। शैलेंद्र की पहियों वाली कुर्सी। शैलेंद्र स्कूल से आने के बाद खिड़की के पास बैठकर ड्राइंग बनाता रहता है। उसकी माँ कहती है वह सबसे अच्छी ड्राइंग बनाता है। एक दिन उसके पिताजी उसके लिए पहियों वाली कुर्सी ले आए। शैलेंद्र ने जल्दी ही अपनी कुर्सी को आगे पीछे घुमाना सीख लिया। अब वह अपने घर में कहीं भी आ जा सकता है। एक दिन उसके पिताजी उसके घर के पास एक बगीचे में ले गए जहाँ कुछ बच्चे बॉल से खेल रहे थे। शैलेंद्र उन बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। उसके पास बॉल आई, उसने बॉल को पकड़ लिया और उसे उठाकर फेंक दी। वह बैठा बैठा बच्चों को खेलते देख रहा था। एक बच्चा उसके पास आया और बोला, तुम भी खेलोगे? शैलेंद्र ने खुशी में सिर हिलाया। बच्चों ने बातचीत की और उसे भी खेल में शामिल कर लिया। संकेतों की भाषा। आपस में बात करने के लिए हमें अक्सर दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। अक्सर हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बिना बोले ही किसी को इशारे से बुला लेते हैं। ये इशारे अलग अलग तरह के भी होते हैं और एक जैसे भी। आपको शायद पता नहीं होगा कि संकेतों की एक संपूर्ण भाषा है। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो संकेतों की भाषा का उपयोग करते हैं। कुछ लोग बोल नहीं सकते, वे संकेतों की भाषा का उपयोग करके सभी तरह की बातचीत कर सकते हैं। इसमें हाथों व उंगलियों का भरपूर उपयोग होता है। संकेतों व इशारों पर आधारित समाचार का प्रसारण टेलीविज़न पर भी किया जाता है। इस तरह की भाषा का उपयोग करते हुए लोग दुनिया भर की जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। तो ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। ये क्लास 3 का लास्ट चैप्टर है। आओ खेले मिट्टी से। कमला अपने भाई के साथ मिट्टी लाकर घरौंदा बना रही थी। तब उसकी सहेली सलमा आ पहुंची। सलमा कहती है, क्या बना रही हो कमला। कमला कहती है, घरौंदा बना रही हूँ। सलमा कहती है, मुझे घरौंदा बनाना सिखाओ ना। अब ये लोग बना रहे। कमला कहती है, हाँ क्यों नहीं, थोड़ी सी मिट्टी लो, उसमें पानी डालकर मिट्टी को गूँथो, इस गुट्टी हुई मिट्टी से दीवार बनाओ। कमला और सलमा दोनों सहेलियाँ घरौंदा बनाने लगी। क्या आपने कभी मिट्टी के बर्तन बनाए हैं? क्या आपने कुम्हार को कभी? मिट्टी की उपयोगिता को दिखाया जा रहा है। और कई शब्दों के लिए एक शब्द जो खेत में अनाज उगाता है, किसान जो इलाज करता है, डॉक्टर जो विद्यालय में पढ़ाते हैं, शिक्षक जो कपड़ा सिलता है, दर्जी। और एक एक्टिविटी दी गई है। हम लोगों ने अब तक मिट्टी, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, परिवार और दोस्तों के बारे में बातचीत की। इन सब से मिलकर हमारा पर्यावरण बनता है। इनके साथ अपना मजबूत संबंध होना चाहिए। यह हमारे विकास के लिए आवश्यक है। पर्यावरण का अगर क्षति पहुंचती है तो हमें भी क्षति होगी, तो हमें अपने पर्यावरण को बचाना होगा। यह हमारे संविधान का हमारा मूल कर्तव्य दिया गया है।
इसे भी पढ़ लें, इसे में पॉलिटी में क्वेश्चन आएगा। और क्लास 3 का जो ईवीएस चैप्टर है वो आज समाप्त हो गया। अगले वीडियो में क्लास 4 के ईवीएस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।